बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान अली और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड इज नॉन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन्होंने ये जानने के लिए कि किस तरह से एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं एक ही एटम के अंदर, इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी सोने की चादर का एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, सोने की एक बारीक चादर ली जिसकी मोटाई सिर्फ 0.00004 सेंटीमीटर थी। उस गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने बम्बारमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स जो कि रेडियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट हुए थे, वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई थे। और हीलियम न्यूक्लियाई मैटर में किसी हद तक पेनिट्रेट कर सकता है, किसी हद तक एक मैटर के अंदर वो सराद कर सकता है, उसके अंदर घुस सकता है। अब ये सारा का सारा जो प्रोसीजर था, सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट था, वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, या फिर उन्होंने स्क्रीन को सिल्वर नाइट्रेट से कोट किया हुआ था जिसके ऊपर वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से एक तो उन्होंने ये साबित किया कि जो जे थॉमसन की प्लम्स पुडिंग थ्योरी थी, जो ये बताती थी कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिवली पार्टिकल्स स्टक हुए हुए हैं, जैसे एक पुडिंग में प्लम्स होते हैं। उस थ्योरी को रदरफोर्ड ने रिजेक्ट किया। वो किस तरह से? जब उन्होंने गोल्ड फॉइल की यानी सोने की चादर के ऊपर जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 20,000 जो रेस थी वो उन्होंने उसमें से गुजारी। गोल्ड फॉइल में से ज्यादातर जो रेस थी वो बिल्कुल सीधी गुजर रही थी बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। ज्यादातर रेस, कुछ ऐसी रेस थी 20,000 में से जो किसी बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही थी, जैसे आप यहां देख रहे हैं एंगल, बड़ा एंगल है यहाँ डिफ्लेक्शन का। जैसे ये रे ने एटम की सरफेस को छुआ उसमें डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, बहुत कम ऐसा नजर आ रहा है इसमें, और बिल्कुल ना होने के बराबर ऐसा है कि जो आपकी अल्फा पार्टिकल्स थे जैसे ही वो एटम के स्ट्रक्चर के साथ टकराए वो बाउंस बैक कर गए, रीबाउंस। अब इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर, इन दो ऑब्जर्वेशंस की बेस पर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले। पहला रिजल्ट ये निकाला, चूंकि ज्यादातर जो पार्टिकल्स है वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए बिल्कुल सीधा गुजर रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि एटम का ज्यादातर जो स्ट्रक्चर है, ज्यादातर जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल खाली है। दूसरे नंबर पे ये क्योंकि बहुत कम आपको डिफ्लेक्शन नजर आ रही है या रीबाउंस नजर आ रहा है, बहुत कम डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, जिससे ये साबित होता है कि एटम का जो सेंटर है, ये सेंटर पे डिफ्लेक्ट होगा ऑब्वियसली, एटम का जो सेंटर है वो बहुत हार्ड है, बहुत डेंस है, उसी की वजह से एक तो ये डिफ्लेक्शन शो हो रही है, दूसरा ये रीबाउंस शो हो रहा है। तो उसने उस हार्ड और डेंस सेंटर को जो पॉजिटिवली चार्ज भी है उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। अब चूंकि बहुत कम पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट या रीबाउंस हो रहे हैं, तो इससे ये भी साबित होता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है इन रेफरेंस टू द होल एटम। क्योंकि अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होती, ज्यादा रीबाउंस शो होता। बिकॉज न्यूक्लियस छोटा है इसलिए बहुत कम ही ऐसे रेज है जो डिफ्लेक्ट हो रही है, या बहुत ही कम ऐसी रेज है जो रीबाउंस हो रही है। इस प्लैनेटरी स्ट्रक्चर से आपको एक और बात ये पता चली कि जो किसी भी कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उतने उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी न्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी भी एटम में बराबर होता है। आपको एक और रिजल्ट यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, कंटिन्यूसली वो घूमते हैं, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन सबको मजमूई तौर पर हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये वो रिजल्ट्स थे जो हमें हासिल हुए रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बाद। जो एक एटॉमिक मॉडल हमारे सामने आया था, जो प्लानिटरी मॉडल था, उससे हमें ये रिजल्ट्स आखिर हुए।
लेकिन इस रिजल्ट में आपको कुछ डिफेक्ट्स भी नजर आएंगे। दो डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं जिनकी तरफ नजर दौड़ाऊंगा। पहला जो डिफेक्ट है वो है कि ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है उसको वॉयलेट कर रहे हैं। वो कुछ इस तरह से कि वो ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स, इन पे चार्ज होता है, तो जब वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करेंगे, रिलीज करेंगे, तो जाहिर है जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी अल्टीमेटली उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द होल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। यानी जब वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो उनको अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और दूसरा ये, क्योंकि वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट कर रहे हैं तो उनको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही बनाना चाहिए था, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में आपको एक लाइन स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नजर नहीं आ रहा। तो ये डिफेक्ट्स थे। और इन डिफेक्ट्स और उनकी जो सर रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो उनका रिजल्ट था, एक्सपेरिमेंट था, उसकी बेस पर बेशक इस थ्योरी ने प्लम पुडिंग थ्योरी, जो प्लम पुडिंग मॉडल था, उसको तो रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ कुछ और सवालों को भी जन्म दिया। मिसाल के तौर पर एक एटम कब स्टेबल होता है, एक एटम क्यों स्टेबल होता है, एक एटम कोलैप्स कैसे करेगा, एक एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों शो करता है। तो इन 2-3 सवालों की बेस पर साइंटिस्ट ने ये तो रखा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इनफ नहीं है, मुकम्मल उसके पास नॉलेज नहीं है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो कोई और मॉडल जो है वो पेश किया जाए। और उसी की कड़ी जो है वो आगे बोहर ने पेश की, जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, जिसको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर।